चलिए हम अब शुरू करते हैं घटना सार। जनवरी से जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है वो हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम लोग शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वो सारा कंप्लीट हो जाए। और राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर के जो अप्रैल या मार्च तक का जो मटेरियल था वो पिछले जो घटना सार की वीडियो पीपी सर के द्वारा आपकी कराई गई है वहां पर मैक्सिमम कवर कर दिया गया है। तो जो न्यूज आपकी मार्च से पूर्व की रहेंगी उन्हें हम स्पीड में देखेंगे इसके बाद। और अभी जो न्यूज चालू होगी ये हमारी जून, जो पूरा जून महीना है, फिर पिछला इसका महीना जो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने की न्यूज को थोड़ा सा डिटेल तरीके से देखेंगे। और साथ ही साथ वो सारी न्यूज भी यहाँ शामिल हो जाएंगी जो आपकी आई दृष्टि में छूटी हुई हैं अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय के क्रम में। क्योंकि कुछ न्यूज आएंगी जो राष्ट्रीय में कवर हो जाएंगी, कुछ अंतरराष्ट्रीय में। घटनाएं तो अलग होंगी नहीं, बस उन्हें परोसने का तरीका थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। और हालांकि सेम ही न्यूज है और हमें क्या कंटेंट वहां से याद करना है वो सिमिलर है दोनों जगहों पर। तो चलो फिर शुरू करते हैं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है और ज्यादा है तो हो सकता है लंबा वीडियो बन जाए। तो कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा स्पीड भी रखें ताकि रिवीजन भी थोड़ा स्पीडी होता रहे और साथ ही जो जरूरी चीजें हैं वो निकल कर आती रहे न्यूज से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो हमारी है वह है केरल 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान पर रहा है। यहां समझो, आपका जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज आप बोलते हो, तो प्रोटेक्टेड एरियाज में हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, दो तरीके से संरक्षण किया जाता है। एक तो इन सीटू होता है संरक्षण आपका, एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू मतलब होता है जब वहीं पर उसके प्राकृतिक आवास में ही जीव जंतुओं का, वन्य जीवों का जब हम संरक्षण करते हैं तो उसे हम इन सीटू संरक्षण बोलते हैं। और जब हम वैसा ही माहौल बाहर कहीं पर, जैसे चिड़ियाघर के रूप में हम जब संरक्षण करते हैं वनस्पतियों का या वन्य जीवों का, तो उसे हम एक्स सीटू संरक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में किसने अपने यहाँ पर इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट को लागू किया है, उस मामले में यह रैंकिंग आई है और इसमें केरल ने टॉप किया हुआ है। ठीक, समझ में आया? समझ में न्यूज आ गई कि इस मामले में, मैनेजमेंट के मामले में इफेक्टिवली किसने काम किया है, किस स्टेट ने? केरल ने किया है। तो राज्य के मामले में अगर आपसे पूछा जाएगा तो राज्य आपको केरल बताना है, जिसका स्कोर 76% के आसपास रहा है और वेरी गुड कैटेगरी में इसको रेटिंग दी गई है। ठीक है, तो यहां याद करने वाली चीज हो गई, आपसे स्टेट का नाम पूछेगा या फिर दूसरा पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ दे यूटी कौन सा रहा है जिसने बेहतर तरीके से मैनेज किया है अपने यहां पर किसको, प्रोटेक्टेड एरियाज के संदर्भ में जो पॉलिसीज बनाई है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज के संदर्भ में जो पॉलिसीज बनाने के संदर्भ में अगर यूटी पूछेगा तो यूटी आपको बताना है चंडीगढ़ है। तो राज्य कौन सा है? केरल है। और यूटी अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है? चंडीगढ़ है। ठीक है, इतनी ही न्यूज काम की थी। और इस न्यूज के संदर्भ में क्या जानकारी चाहिए हमें, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में जब जानकारी होगी उसको एनवायरमेंट के संदर्भ में हमने पढ़ रखा है, वहां और अच्छे से डिटेल से कर लेना। ठीक है, अब आगे चढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कौन सा यूटी है जिसकी स्थिति सबसे खराब रही है, जिसका मैनेजमेंट सबसे खराब रहा है, तो आपको लद्दाख बता देना है। ठीक है, समझ में आया? तो 3 न्यूज यहां से निकल कर आई। स्टेट आपका केरल हो जाएगा, यूटी आपका चंडीगढ़, और तीसरा आपका, यदि सबसे खराब परफॉर्मेंस के मामले में, खराब मैनेजमेंट के मामले में पूछा जाएगा तो आपको लद्दाख बताना है। क्लियर? अब दूसरा चलते हैं। दूसरा सूचकांक कौन सा है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के मामले में यहां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यह इंडेक्स 2.0 यानी कि दोबारा से जो ये इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें कौन सा स्टेट है जिसने परफॉर्मेंस के मामले में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है अपना। ठीक है, जो ग्रेडिंग पैटर्न अपनाया गया है, देखा गया है कि एजुकेशन जो है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड रही है, यानी कि वहां पर जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखा गया है। जो एजुकेशन होनी चाहिए, बेसिकली जो कमियां हैं हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में, उन एजुकेशन सिस्टम में आपका परफॉर्मेंस बेस्ड किस राज्य ने बेहतर कार्य किया है। तो यहाँ जो ग्रेडिंग दी गई है, इस ग्रेडिंग सिस्टम को समझ लो तो ये आसान हो जाएगा, आपसे जो प्रश्न बनेगा। देखो, यहाँ जो ग्रेडिंग सिस्टम अपनाई गई है वह इस तरीके से है, जैसे 91 से 100% अगर जिसने प्राप्तांक प्राप्त किया है तो उसका स्कोर 941 से 1000 के बीच रहेगा और उसको ग्रेड कौन सा मिलेगा? दक्ष ग्रेड मिलेगा। ठीक है, समझना बात को। तो यहां पर जो ग्रेडिंग दी गई, जैसे 881 से 940 का स्कोर रहेगा तो उसको उत्कर्ष मिलेगा। भारत के संदर्भ में देखो, शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ में जब रेटिंग दी गई, जब ग्रेडिंग दी गई, तो आपका दक्ष, उत्कर्ष और अति उत्तम, उत्तम, इस कैटेगरी में या इस ग्रेड में कोई भी ऐसा यूटी या स्टेट है ही नहीं जिसने एजुकेशन सिस्टम के मामले में ऐसा परफॉर्मेंस दिया हो, यानी कि कोई लायक ही नहीं है यह ग्रेडिंग पाने के मामले में। ठीक है, तो फिर ग्रेडिंग जो सबसे बेहतर मिली हुई है वह आपकी प्रचेष्टा 1 ग्रेड मिला हुआ है। और प्रचेष्टा 1 किसको मिला हुआ है? चंडीगढ़ को मिला हुआ है। ठीक है, समझना यहाँ पर, यहां भी है स्टेट और यूटी दोनों के मामले में जो चंडीगढ़ का स्कोर है 719 है। अब देखो, ये कैटेगरी 701 से 760 के बीच में है। जब 701 से 760 के बीच अगर स्कोर आएगा तो स्कोर के मामले में उसे ग्रेड दिया जाएगा प्रचेष्टा 1। अब प्रचेष्टा 1 के मामले में केवल एक ही ऐसा यूटी है जिसको प्रचेष्टा 1 ग्रेड मिला हुआ है। कौन सा यूटी है? आपका चंडीगढ़ है। क्लियर हुआ?
तो अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है उसमें मात्र एक ही आपका यूटी है जिसे आपका प्रचेष्टा 1 ग्रेड में रखा गया है। इसके ऊपर के जितने बेहतर ग्रेड है वहां पर कोई स्टेट या यूटी नहीं आता है। ठीक है, इसके पहले हमने वहां देखा तो वहां पर आपका पिछला जो इसके पहले जो करंट न्यूज थी अपनी, वहां पर भी आपका चंडीगढ़ टॉप कर रहा था। ठीक, तो यूटी दोनों मामलों में आपको चंडीगढ़ ही यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज जो है हमारी वह है देखो देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली के बारे में। ठीक है, अब देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनने जा रही है। अब क्वांटम कंप्यूटर, आपको पता होगा कि क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है या आपकी उभरती प्रौद्योगिकी के मामले में आपका क्वांटम तकनीक पर भी भारत सरकार कार्य कर रही है। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन चलाया गया है। ठीक है, इसका वर्ष कम से कम याद ही रहना चाहिए। नेशनल क्वांटम मिशन आपका 2023 से 2030 के मध्य चालू किया गया है। ठीक है, यह आपका जो ईयर है आपका 2023 से 2030 तक के लिए है। अब क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देना है और इस संदर्भ में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो इसी संदर्भ में एक कदम आगे उठाते हुए क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को विकसित किया जा रहा है, इसकी स्थापना की जा रही है। जैसे आईटी सेक्टर के संदर्भ में आपने एक वैली सुनी होगी, सिलिकॉन वैली। ठीक है, कहां पर है सिलिकॉन वैली? वैसे तो कैलिफोर्निया में है, लेकिन भारत की जो सिलिकॉन वैली है किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। पूरा आईटी हब आपको कहां दिखाई देता है? उसका विकास कहां पर हुआ है? बोले बेंगलुरु में हुआ है, इसीलिए उसे भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। इसी संदर्भ में क्वांटम तकनीक से संबंधित आपका क्वांटम कंप्यूटिंग वैली के रूप में विकसित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को। ठीक है, समझ में आया? रिलेट करती हुई चीजें अगर आप पढ़ोगे चीजें तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही आपका देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, जैसे सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु में है, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहां पर बनाई जाएगी, कहां स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाई जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। अब देखो तितली अभ्यारण्य हो सकता है स्टेट पूछ दे कि भारत का जो तितली अभ्यारण्य है किस राज्य में है, तो आपको केरल बताना है। साथ ही इसका नाम भी याद रखना है, इस अभ्यारण्य का क्या नाम है? अरलम अभ्यारण्य। जो अरलम अभ्यारण्य है इसे ही आपका देश का पहला बटरफ्लाई जो सेंचुरी है इसको घोषित किया गया है। ठीक, इतनी ही न्यूज काम की, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगली न्यूज आपकी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर है। देखो समझो यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब चर्चा में आया? जब हम प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है ना 1973, तो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आता है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ हम 2023 में मना रहे थे। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल की तिथि थी। 9 अप्रैल 2023 को हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे, जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई। अब बिग कैट के अंतर्गत देखो आपके 7 आपकी स्पेसीज आती हैं और 7 जीवों में आपका बाघ भी आता है, टाइगर भी आता था। तो यही एक मौका था जब 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने इन 7 बिग कैट जो आपकी कैटेगरीज हैं इनके संरक्षण की बात की, इस संदर्भ में एक अलायंस बनाने की बात की और इस अलायंस का ही नाम दिया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और जिसका मुख्यालय कहां बनाया गया? भारत में बनाया गया। अब बोले 2023 में घोषणा तो कर दी थी और काफी देशों ने सहमति भी इस पर जाहिर की थी, लेकिन इसकी जो अभी पहली सभा हुई है, पहली बैठक हुई है, वो कब हुई है? अभी 2025 में हुई है। क्लियर, 16 जून 2025 को इसकी पहली महासभा हुई है, इसलिए यह चर्चा में आया है। हमारे लिए जानने वाली बात क्या है? एक तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर यहां से सीख लिया, दूसरा हमने देख लिया आईबीसीए है क्या, इसका मुख्यालय भारत में है। तीसरी एक चीज जानने वाली यहां पर महत्वपूर्ण है कि यहाँ इसके जो हेड बनाए गए हैं, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं और महासचिव जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब जो हैं इस महासभा के पहली जो महासभा हुई है इसके अध्यक्ष बने हैं और इसके महानिदेशक जो हैं एसपी यादव साहब बने हुए हैं। याद करने का तरीका देखो बढ़िया ये हो सकता है कि देखो यादव ब्रदर्स को बनाया गया। अब यादव ब्रदर्स क्या है, गाय वाय वगैरह तो देखो रखते ही रहे हैं, तो बोले चलो इन्हें एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो चलो इनको यहाँ पर हम अध्यक्ष और महासचिव भी यादव ब्रदर्स को ही बना देते हैं। तो याद रखने के लिए है, खाली ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है। तो भूपेंद्र यादव और एसपी यादव महानिदेशक हैं, भूपेंद्र यादव आपके अध्यक्ष हैं, तो ऐसे आपको याद बना रहेगा। ठीक है, अब आगे अगली न्यूज पर चलते हैं। तो अगली न्यूज है HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसने इसरो से SSLV तकनीक हस्तांतरण पर समझौता किया हुआ है। देखो बात समझो, SSLV क्या है पता ही होगा ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारे पास GSLV और PSLV है। GSLV के माध्यम से आपको पता होगा कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर भूस्थैतिक कक्षा में अगर कोई उपग्रह भेजना होता है तो हम GSLV अपने रॉकेट का यूज करते हैं, और यदि ध्रुवीय क्षेत्र में, पोलर क्षेत्र में आपको अगर कोई भी रॉकेट भेजना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? PSLV का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं जिनके लिए हम बड़े बड़े रॉकेट का प्रयोग करके फालतू में ही हम ईंधन का प्रयोग क्यों करें, है ना? फालतू में हम एफिशिएंटली नहीं काम कर रहा होता है, हमारा खर्च ज्यादा होता है, लागत ज्यादा होती है। तो इस संदर्भ में ही आपका छोटे मोटे जो सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च करने के लिए हम SSLV का प्रयोग करते हैं। तो SSLV के संदर्भ में ही यह तकनीक हस्तांतरित करने के संदर्भ में इसरो से समझौता हुआ है HAL का।
अब HAL एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है ना, प्राइवेट प्लेयर है। अब समझो इसके पहले हमने न्यूज क्या पढ़ी थी कि इसरो पर भी बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, ओवर बर्डन बढ़ने के संदर्भ में अब प्राइवेट सेक्टर को भी आपको आगे आना चाहिए। जैसे अमेरिका के संदर्भ में नासा को हेल्प करने के लिए आपका कौन सा है वहां पर, स्पेस एक्स काम करता है, ठीक है, स्पेस एक्स जो है कार्य करता है, वैसे ही भारत में इसरो पर आपका बोझ, अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए इन स्पेस, हमने देखा था कि इन स्पेस संस्था है जो यह देखेगी जो प्राइवेट सेक्टर है अगर आना चाहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या स्पेस के सेक्टर में आपका, तो उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसी संदर्भ में दो हमने आपके पढ़े हुए थे पीछे, दो आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पढ़ी थी, कौन सी थी, दो निजी कंपनियां कौन सी थी पीछे, यहां देखो दी हुई हैं। पहली आपकी थी स्काई रूट और दूसरी थी अग्निकुल कॉस्मोस। तो स्काई रूट और अग्निकुल कॉस्मोस ये दो आपकी निजी क्षेत्र की कंपनियां थी। जो स्काई रूट है आपका विक्रम रॉकेट बना रही है और अग्निकुल अग्निबाण आपका रॉकेट बना रही है। ये तो करंट की न्यूज पीछे चर्चा में थी। तीसरा प्लेयर और एंट्री कर चुका है, वो है आपका HAL। तो HAL का जो समझौता हुआ है इसरो के साथ SSLV की तकनीक हस्तांतरण को लेकर हुआ है कि 2 वर्षों तक आप हमको तकनीक अपनी हस्तांतरित कीजिए, फिर हम खुद ही SSLV बनाकर आपको देंगे। ठीक, समझ में आई न्यूज, समझ में आई, क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली है डिसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन किया गया। देखो डेसॉल्ट कहां की कंपनी है, डेसॉल्ट आपकी फ्रांस की कंपनी है और रिलायंस आपकी भारतीय। तो डेसॉल्ट और रिलायंस के बीच में समझौता हुआ है और ये समझौता किस चीज को लेकर के है कि यह कंपनी जो है आपका जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट होते हैं, जैसे ये प्राइवेट जेट समझ लो, प्राइवेट वायुयान होते हैं जो उद्योगपति वगैरह लोग होते हैं, ये प्राइवेट अपने जेट्स का जो प्रयोग करते हैं, इनके निर्माण को लेकर के, यानी कि बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट के असेंबली लाइन यहां बनेगी। असेंबली लाइन का मतलब समझते हो, इसके पार्ट्स आएंगे यहां पर और असेंबलिंग की जाएगी भारत में। पहली बार है जब फ्रांस की कोई कंपनी जो है भारत में कहीं बाहर, यानी कि जो डसॉल्ट है ये पहली बार है जब फ्रांस के बाहर कहीं पर अपनी असेंबली लाइन डालने जा रही है और वो क्षेत्र चुना गया है भारत को ही। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है, देखो जो डसॉल्ट कंपनी है, डसॉल्ट कंपनी का जो समझौता पहले भी हो चुका है टाटा के साथ में, लेकिन ये टाटा के साथ समझौता किस चीज के लिए था, राफेल, आपने पढ़ा होगा, राफेल जो लड़ाकू विमान है, राफेल लड़ाकू विमान का ढांचा जो है, बाह्य ढांचा जो है वो बनाने के लिए टाटा के साथ समझौता हुआ था और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हब कहां लगाया जाएगा, ये आपका हैदराबाद में ऐसा किया जाएगा। ठीक है, जो डसॉल्ट कंपनी का टाटा के साथ समझौता हुआ था, वो समझौता हुआ था जो लड़ाकू विमान थे आपके, राफेल लड़ाकू विमान थे, इनके बाह्य ढांचे को विकसित किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी कहां पर, भारत में। तो पहला ये समझौता हम पीछे देख चुके हैं। अभी ये जो न्यूज है ये है डसॉल्ट का जो समझौता हुआ है, ये किस चीज के लिए है, जो एग्जीक्यूटिव आपके जेट हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट हैं, इनकी असेंबलिंग की जाएगी। लेकिन ये भारत में कहां पर की जाएगी, ये भी ध्यान रखना है, नागपुर महाराष्ट्र में की जाएगी। क्लियर, तो नागपुर महाराष्ट्र में ये असेंबलिंग की जाएगी। और इसके पहले जो समझौता हुआ डसॉल्ट का टाटा के साथ में, वो कहां पर होगी, वो कहां पर आपका हैदराबाद में होगी। तो बढ़िया तरीका देखो इसका क्या है, DTH याद रखना। ठीक है, तो दूसरा वाला याद रहेगा, DTH क्या है, डसॉल्ट आपका हो गया, टी मतलब आपका टाटा, डसॉल्ट का टाटा के साथ समझौता जो हुआ है उसके लिए आपका कहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो वो होगी आपकी H फॉर हैदराबाद में। और ये आपका क्या है भाई, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में होने जा रही है। जो एग्जीक्यूटिव जेट हैं, जो आपके बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट हैं, फाल्कन 2000 LXS, ये आपका कहां पर होने जा रहा है, ये आपकी असेंबलिंग लाइन बनेगी नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक, ये न्यूज पढ़ना, आपको इतना ही काम की न्यूज थी जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है हमारी, सैफरॉन और HAL में लीप इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता हुआ है। देखो लीप इंजन क्या होता है इतना पता होगा तो फिर ये दोनों आपको न्यूज भी क्लियर हो जाएंगी। और समझौता किसके बीच हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है। लीप इंजन जैसा समझो हमारे मोटरसाइकिल्स वगैरह के या गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, गाड़ियों के इंजन में प्रौद्योगिकी और बेहतर होती चली जाती है तो उसकी दक्षता बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही वायुयानों में, जहाजों में भी होता है। तो एयरक्राफ्ट जो इंजन होते हैं इनकी दक्षता बेहतर होती चली जाती है, तो बेहतर दक्षता के रूप में ही आपका जो इंजन है वो लीप इंजन जाना जाता है। और लीप इंजन के मामले में आपका फ्रांस की जो कंपनी है सैफरॉन, ठीक है, इसकी 50% अधिकारिता है लीप इंजन बनाने के मामले में। अब बोले इसी सैफरॉन का समझौता हुआ है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता हुआ है और ये अब लीप इंजन के पार्ट्स बनाए, क्योंकि लीप इंजन की डिमांड जो है पूरे वैश्विक स्तर पर है। बोले इसके पार्ट्स जो है इसको बनाने को लेकर के समझौता किसके साथ हो गया है, सैफरॉन का, भारत की HAL के साथ में। ये महत्वपूर्ण न्यूज थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी। साथ ही लीप का फुल फॉर्म क्या होता है, लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन इंजन। ठीक है, तो इंजन बता ही दिया है, इसका एक आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि लीप इंजन का मतलब क्या होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज आपकी है केंद्र सरकार की 16वीं जनगणना। देखो 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी हुई है और अधिसूचना कब जारी हुई है, तारीख महत्वपूर्ण है, तारीख भी देखो पूछ रहा है, तो 16 जून को। याद रखना बहुत आसान है, कैसे, देखो जनगणना कौन सी है, 16वीं है।
अब 16वीं ही जनगणना है और 16 ही जून है, ठीक है, 16 तारीख यहाँ भी है और 16वीं जनगणना भी है। अब अगर वैसे पूछा जाए आजादी के बाद कौन सी है, आजादी के बाद भैया इसका बटे 2 कर दो, 8वीं है, ठीक, ऐसे भी याद रहेगा, ठीक, फैक्टर है उसका, 16 बटे 2 कर दोगे तो 8वीं जनगणना जो है आपकी आजादी के बाद की जनगणना है। और वैसे कौन सी है, क्योंकि पहली बार मेयो के द्वारा जनगणना कराई गई थी, आपको पता होगा, और अगर दशकीय रूप से रिपन महोदय के द्वारा कराई गई थी, तो बेसिक नॉलेज होता है एकदम। और साथ ही साथ में जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय है, ठीक, ये बहुत एकदम स्टैटिक पोर्शन वाला नॉलेज होता है, इसको भी आपको पढ़ते चलना है साथ के साथ। तो इस संदर्भ में जो अभी कास्ट सेंसस को, यानी कि केंद्र सरकार ने बोला है कि इस बार की जो 16वीं जनगणना होगी उसमें कास्ट सेंसस को, जातिगत जनगणना को भी स्वीकृति दे दी गई है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण न्यूज है। और ये अधिसूचना कब जारी की गई है, 16 जून 2025 को ये अधिसूचना जारी की गई है, महत्वपूर्ण तिथि हो गई है। दूसरी चीज है, ये जो अधिसूचना जारी करने के बाद बताया गया है कि जो जातिगत जनगणना होगी, यानी कि अब जाति से संबंधित भी आपसे जनगणना जब की जाएगी उसमें सवाल किए जा सकते हैं। तो बोले जो जातिगत जनगणना होगी किस रूप में होगी, तो भारत सरकार ने बताया है कि ये 2 रूपों में होगी, 2 स्टेप में कराई जाएगी। पहले स्टेप में जो पहाड़ी स्टेट है ना, ऊपर के जो पहाड़ी स्टेट है जैसे लद्दाख, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल, तो पहले स्टेज में यहाँ पर 1 अक्टूबर 2026 से होगी, ठीक है, समझना बात को। 1 अक्टूबर 2026 से पहले स्टेज में जनगणना कराई जाएगी और फिर इसके बाद दूसरे स्टेज में आपके बचे हुए राज्यों में 1 मार्च 2027 से कराई जाएगी। तारीख महत्वपूर्ण है, देखो 1 अक्टूबर है तो गांधी जी से रिलेट कर लो, 2 अक्टूबर के एक दिन पहले, ठीक है, गांधी जी से एक दिन पहले ही आपका 1 अक्टूबर 2026 को आपकी पहला चरण होगा और जो दूसरा चरण होगा 1 मार्च 2027 को होगा। तो 2 चरणों में जातिगत जनगणना पूरी कराई जाएगी और इसकी अधिसूचना कब दी गई है, 16 जून 2025, ठीक है, इसकी अधिसूचना जारी की गई है। ऑफिशियली यह बता दिया गया है कि अब जातिगत जनगणना 16वीं जो जनगणना है इसमें शामिल की जा रही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, जो जो महत्वपूर्ण न्यूज थी क्लियर हुई। अब अगली न्यूज है, भारत और नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया जा रहा है। अब देखो भैया, ध्रुवीय अनुसंधान पोत की बात की जा रही, तो आपको पता होगा कि जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पर भारत सहित कई देशों के आपके रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। अब इसी रिसर्च सेंटर में आपका उत्तर में आपका कौन सा है भाई, भारत का हिमाद्री है, पता है कि नहीं, उत्तर में आपका हिमाद्री है और दक्षिण में आपका मैत्री है आपका, ठीक, ये तो नाम आपको पता होंगे कि नहीं। दक्षिण में आपका मैत्री है, दक्षिणी गंगोत्री था, ठीक है, जो बाढ़ के कारण बह गया, और उत्तर में आपका हिमाद्री हो गया, इंडार्क हो गया। ये कुछ ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जहां पर लगातार देखो भारत सरकार के द्वारा अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के साथ साथ वहां पर जो बर्फीले एरियाज होते हैं इसके लिए पोत वगैरह चाहिए होते हैं। अब पोत वगैरह चाहिए तो बर्फ वगैरह तोड़ते हुए तो आप जाओगे वहां पर, उसके लिए पोत चाहिए होगा। अब चूंकि हमारे पास इंडिजीनियस कोई स्वदेशी पोत था नहीं, हम किसी देश से अन्य देश से उधार लेते थे इस मामले में, है ना। तो अभी यहाँ न्यूज ये है कि भारत ने अब नॉर्वे के साथ समझौता कर लिया है। किस देश के साथ, नॉर्वे के साथ सहयोग किया है कि हम पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएंगे। तो अब अपना पोत हो जाएगा, अपना इंडिजीनियस पोत हो जाएगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। समझौता किसके साथ किया है, नॉर्वे के साथ किया है, और पहला जो है पोलर रिसर्च जो वेसल है वो बनने जा रहा है, ठीक है, पीआरवी जो आपका पहला बनने जा रहा है, भारत का अपना स्वदेशी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई न्यूज, समझ में आ गई। अब अगला है भैया, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर। देखो ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है, न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जितने भी एक्सप्रेसवे आप देखते हो उसमें केवल पहला ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर पशुओं के लिए ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि भैया ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है रणथंभौर आपका टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता था, तो उसके बफर जोन से होकर जा रहा था, वहां पशुओं की आवाजाही होती थी। अब पशुओं की आवाजाही के लिए अगर उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करोगे तो कई कोई आए दिन क्या है, गाड़ियों के आगे पशु आएगा या कोई एक दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए वहां पर ओवरपास कॉरिडोर बनाना जरूरी था, और ऐसा ओवरपास कॉरिडोर अगर किसी एक्सप्रेसवे पे मौजूद है तो पहला है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक। इतनी न्यूज महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा ही पूछ देगा कौन सा एक्सप्रेसवे है जिस पर यह जो ओवरपास कॉरिडोर पशुओं के लिए बनाया गया है। फिर खुरधारी जानवर हैं, इनको लेकर भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, खाली इतना जान लो कि जो खुरधारी जानवर जनसंख्या इसका आकलन किया गया, इनके खुर जैसे कौन से होते हैं, गाय हो गई, चीता हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, तो ये सारे क्या है आपके जिनके खुर होते हैं, चीतल हो गया, सांभर हो गया, इनकी जनगणना की गई, इनकी जनसंख्या का आकलन किया गया। अब इसमें पूछा जाएगा, अगर प्रश्न बन सकता है तो ये जारी किसने की, ये जो रिपोर्ट आई है खुरधारी जानवरों की जनसंख्या को लेकर के, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो एनटीसीए आपका और डब्ल्यूआईआई यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया, तो एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई के द्वारा जारी यह विस्तृत रिपोर्ट है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, और सर्वाधिक संख्या अगर देखा जाए इस जनगणना के अनुसार, इस जनसंख्या के अनुसार, अगर भारत में सर्वाधिक कौन से खुरधारी जानवर है पाया जाता है तो चीतल है, बस इतना महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक संख्या किसकी है, चीतल की है। क्लियर,
अब आगे बढ़ते हैं, भारत 2026-28 अवधि के लिए इकोसोक के लिए चुना गया है। देखो इकोसोक के लिए चुना गया है तो इसमें पहले तो जानना चाहिए इकोसोक क्या है, ठीक है। तो यूएन की जो 6 प्रमुख बॉडीज हैं, 6 प्रमुख जो शाखाएं हैं, उसका एक प्रमुख भाग यह भी है, इकोसोक है। अब यूएन कब आया था आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है 1945 को, तब आपका यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन आते हैं, ठीक है, वैश्विक संगठन। चूंकि लीग ऑफ नेशन विफल होता है, ये तो विश्व इतिहास की जानकारी है, तो उसकी विफलता को ही देखते हुए आपका एक यूएन जैसी बॉडी जो अभी तक चल रही है। अब यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं, इन 6 प्रमुख अंगों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आपका सेक्रेटेरिएट है, और छठा कौन सा है, छठा यही है हमारा इकोसोक। और इसमें कुछ के जैसे मुख्यालय, जैसे आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मुख्यालय कभी कोई पूछ देता है, हेग में जैसा इसका मुख्यालय है, और सचिवालय जैसे सेक्रेटेरिएट है ना, यहीं पर यूएन के जो महासचिव हैं, जो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, यहीं पर बैठते हैं, ठीक है। ये कुछ बहुत बेसिक सी जानकारी होती है जो आपको पता होनी चाहिए यूएन से संबंधित। अब उसी में आपका इकोसोक है जो सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरण के क्षेत्र में ही आपका कार्य करती है। इसमें आपका कोई भी दुविधा होती है किसी वैश्विक स्तर पर, तो उसे समाधान खोजने की कोशिश की जाती है, तो वही इकाई आपकी है इकोसोक, ठीक। अब यही इकोसोक के लिए क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एशिया के क्षेत्र से, अफ्रीका के क्षेत्र से, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र से, यूरोप के क्षेत्र से देशों का चुनाव किया जाता है। अब इन देशों के चुनाव के संदर्भ में, चूंकि इकोसोक जो है आपका, इकोसोक में जो मेंबर होते हैं, जो चुनाव किया जाता है जैसे क्षेत्र वाइज, इनकी अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष होती है। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसीलिए भारत का कार्यकाल कितना है, 2026 से 2028, यानी कि 2026 तक रहेगा, 2027 तक रहेगा, 2028 तक रहेगा। और भारत को कहां से चुना जाएगा, किस क्षेत्र से चुना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, भारत को एशिया प्रशांत के क्षेत्र से चुना जाएगा। अब भारत के साथ और कौन से देश चुने गए हैं, अगर देखो प्रश्न ये बन सकता है कि इकोसोक के लिए भारत के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र से और कौन से देश चुने गए हैं, तो भारत के साथ आपका लेबनान चुना गया है, तुर्कमेनिस्तान चुना गया है, चीन चुना गया है, ठीक है। कौन से 3 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान है, चीन है, लेबनान है। याद रख लो भैया ऐसे कि तुर्की जो है, तुर्की भारत आते हैं, तुर्कियों का आक्रमण होता है, तुर्की जब भारत आते हैं तो क्या होगा भैया, या तो वो नान खाएंगे या वो चाइनीज खाएंगे, ठीक है। और तुर्की कहां आते हैं, भारत आते हैं, चारों देश याद हो गए, ठीक। तुर्की जब भारत आते हैं या तो वो नान खाएंगे या चाइनीज खाएंगे, भाई या तो नान खाएंगे या चाइनीज खाएंगे, केवल याद रखने के लिए। तो नान से आपको याद आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान, अगर बार बार पढ़ोगे तो रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा, और चाइनीज से आपका हो जाएगा चीन, और भारत पर है तो भारत रहेगा, और तुर्की से आपका तुर्कमेनिस्तान याद हो गया। तो ये चारों देश हैं जो आपके इकोसोक के लिए चुने गए हैं। इकोसोक में आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत के साथ इन 3 देशों को और चुना गया है, क्लियर। वैसे तो अन्य देश भी हैं अन्य क्षेत्रों से, लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जहां से अपना भारत चुना गया अगले 3 साल के लिए, वहीं से हमें याद रखना है इसको, ठीक है। और 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक के लिए पूरे 3 साल के लिए इसका कार्यकाल ही होता है इकोसोक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो भारत 2025 से 28 तक के लिए आईआईएएस का भी अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक, समझे बात को। आईआईएस क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, कैसे प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में ही ये संस्थान आपका कार्य करता है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। और इसका अध्यक्ष कौन बना है, अब इसका अध्यक्ष बन गया है 2025 से 28 की अवधि के लिए भारत, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत इसका अध्यक्ष बना है। तो कौन है वो जिसको भारतीय है, जिसको इसका अध्यक्ष बनाया गया, किसी भारतीय को बनाया गया होगा ना, बोले श्रीनिवास को, श्रीनिवास, याद कैसे रहोगा, बहुत बढ़िया तरीका। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी होता है आपके यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, जैसे आईएएस ऑफिसर जो होता है, उसका जो निवास है किस भी क्षेत्र में देख लो, उसका निवास एकदम अलग ही दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, तो बोले उसका निवास अलग दिखाई देता है, इसीलिए हमने श्रीनिवास को उठाकर के इसका हेड बना दिया, याद रखने के लिए है खाली, ठीक है, ताकि वहां एग्जाम में जैसे श्रीनिवास दिखे तुरंत आंसर सही टिक हो, क्योंकि एग्जाम तक लेके जाना है, उसके बाद भूल जाना है, ठीक है। अब आपका आगे बढ़ते हैं, आगे अगला है न्यूज, देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। देखो भारत जेन आसान याद रखना, जेन किसका शॉर्ट फॉर्म है, जेन एब्रिविएशन है जनरेटिव एआई का, ठीक। जैसे हम जनरेटिव एआई के तौर पर चैट जीपीटी देखते हैं, है ना, जनरेटिव मतलब क्या है, जैसे आपने कोई टेक्स्ट दिया, ठीक है, टेक्स्ट दिया आपने और उसने जो आपका चैट जीपीटी होता है या भारत जेन है, ये उसको जनरेट करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को या फिर ऑडियो को, तो इसीलिए इसको भारत जेन बोला गया। अब भारत जेन नाम दिया गया क्योंकि यह स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है आपका भारत का, ठीक है। भारत की जो स्वदेशी भाषाएं हैं उनके आधार पर इसको विकसित किया गया है, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। और ऐसे ही आपका कार्य करता है चैट जीपीटी, ग्रॉक आपने पढ़ा होगा, ग्रॉक आप यूज करते होगे, वैसे ही भारत का जो आपका जनरेटिव एआई है इसका नाम है भारत जेन, इतना ही महत्वपूर्ण याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है, भारत जेन के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज, भारत का पहला, देखो यहाँ पर 2 रेल ब्रिज के बारे में दिया हुआ है, पहला है आपका चिनाब रेल ब्रिज। अब चिनाब जो रेल ब्रिज है इसके बारे में पता रखना चाहिए आपको कि यह सबसे ऊंचा आपका आर्क रेल ब्रिज है, ठीक है, आर्क रेल ब्रिज है और चिनाब नदी पर बना हुआ है। और यही एक दूसरी न्यूज और है कि चिनाब की एक सहायक नदी है अंजी नदी, और उस अंजी नदी पर जो ब्रिज बना हुआ है यह
अजी खाद ब्रिज है, ठीक है। कौन सा है ब्रिज? ब्रिज अजी खाद। चूंकि अजी क्या है, अजी आपका चिनाब की सहायक नदी है, तो वहां पर जो रेल ब्रिज है ये चूंकि दूसरा सबसे ऊंचे हाइट का रेल ब्रिज है, किसके बाद में? चिनाब रेल ब्रिज के बाद में। और चिनाब रेल ब्रिज जब सबसे ऊंचा विश्व का ऊंचा रेल ब्रिज हो चुका है तो इसकी ऊंचाई याद रखनी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जिस बात के लिए इसको जाना जाता है उसकी हाइट ही नहीं पता है, तो इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर, ठीक, कितनी है? 359 मीटर। और ये आर्क ब्रिज है, आर्क ब्रिज समझते हो ना, इस तरीके से आर्क के रूप में इसका शेप है, इसीलिए इसको आर्क ब्रिज भी बोला जाता है। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, क्लियर। और ये आर्क ब्रिज है, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और कितनी ऊंचाई है? ऊंचाई महत्वपूर्ण है, 359। चूंकि अगर छेड़छाड़ करता है आयोग, आप देखा होगा तो ये हाइट को लेकर छेड़छाड़ कर देगा, 359 का 395 कर देगा। तो बढ़िया तरीका क्या है, देखो 3-5 आप याद रखो, 3-5-9, ठीक है। याद कैसे रहेगा? ज्यादा 3-5 नहीं करनी, क्योंकि हमारे सबसे ऊंचा हमारे पास में आर्क ब्रिज हो गया है। अब जम्मू के क्षेत्र में 3-5-9, तो 3-5-9 आपको ऐसे याद रहेगी इसकी हाइट, ठीक है। अब डिजिट है, अब डिजिट को याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना खुराफात यार, इसका कोई वैसा तरीका हो नहीं सकता है बहुत लॉजिकल बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो भारत तो जो है 2025-26 वाले सत्र के लिए आपका एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है इसने। एपीओ क्या है भाई? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यह भी एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है, देखो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपका प्रोडक्टिविटी को, यानी कि प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत जो है इस संदर्भ में, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में कार्य हो, डिजिटल कोई हो या इनोवेशन हो, आपका इस सेक्टर में भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है। और इस प्रयास के संदर्भ में ही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है जिसे आप बोलते हो एपीओ, ठीक है। अब इस एपीओ के बारे में यह बोला गया है कि इसकी जो गवर्निंग बॉडीज है, गवर्निंग बॉडीज की जो मीटिंग हुई वह जकार्ता आपकी इंडोनेशिया में होती है, और इस जकार्ता इंडोनेशिया में ही जो अध्यक्षता ग्रहण की गई भारत के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट यही है कि इसकी अध्यक्षता को लेकर हो सकता है आपसे पूछ दे कि किसके द्वारा अध्यक्षता ग्रहण की गई है, तो भारत के द्वारा की गई है। और ये एपीओ के बारे में थोड़ा बेसिक सा देख लो कि यह जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब आया था? 1961 में आया था, और इसका मुख्यालय कहां पर है? टोक्यो में है, ठीक है। जो एपीओ है, एपीओ के बारे में हमने क्या जाना कि ये एक तो 1961 में आपका अंतर सरकारी संगठन है, साथ ही साथ इसका मुख्यालय आपका टोक्यो जापान में स्थित है। और एशिया प्रशांत जो क्षेत्र आपका दिखाई देता है, इस क्षेत्र में आपका इनोवेशन को बढ़ावा देना हो, सतत विकास को, डिजिटल परिवर्तन के संदर्भ में कार्य करना हो, कुल मिलाकर के ग्लोबल प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में आपको बढ़ावा देना है, तो यह एपीओ उस आधार पर कार्य करता है, जहां पर अब अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। और भारत के पास अध्यक्षता के साथ साथ एपीओ के बारे में हमने देख लिया कि इसके बारे में जो स्टैटिक जानकारी थी वो यहां पर जान ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है भाई, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। देखो ये सारी न्यूज है नहीं क्या आई दृष्टि में, पहले नंबर पर ही ये न्यूज दी हुई है, ठीक है। तो सारी न्यूज कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है, घटनासार में। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि जो पूर्ण साक्षर जिला का क्या मतलब है, यहाँ पर पूर्ण साक्षर राज्य का क्या मतलब है। आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में, ठीक है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर सुधार के संदर्भ में अब हम लर्निंग आउटकम बेस्ड अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाएंगे। इसी पर आगे प्रयास करते हुए उल्लास कार्यक्रम चालू किया जाता है, ठीक है। अब ये जो उल्लास कार्यक्रम चालू किया गया ये कब आया? 2022 में आया। इसका देखो याद करने का बढ़िया तरीका क्या है, डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 2022, 22 रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि वर्ष मिलाने को आ जाएगा तो वहां हवा निकल जाएगी, 21, 22, 23, 24 दिया होगा। तो बढ़िया तरीका याद रखना, देखो उल्लास में आपका 2 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं ना, एल रिपीट हो रहा है, वैसे यहाँ पर कौन सा ईयर होगा जहां पर 2 डिजिट रिपीट होंगे? 22 होगा, ठीक है। तो 2022 में आपका उल्लास आता है। चलो ये तो याद हो गया, ईयर याद हो गया साथ साथ। तो उल्लास के तहत हमने प्रयास किया आगे कि जो स्टेट्स हैं, ये हम स्टेट्स में क्या करेंगे कि 15 साल से ऊपर जितने लोग हैं, अभी तक हम कैसे साक्षरता को काउंट करते हैं, 7 साल से ऊपर के लोग हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उन्हें हम लिटरेट बोल देते थे। इस संदर्भ में देखा जाए सर्वाधिक साक्षरता कहां दिखाई देती है? केरल में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पैमाना अलग है। यहाँ 15 साल से ऊपर की जनसंख्या ली जा रही है, और 15 साल के ऊपर की जनसंख्या के आधार पर उनमें साक्षरता देखी जाएगी। अब उस साक्षरता में अगर 95% तक, इनके मानक के अनुसार अगर 95% तक भी अगर साक्षर हो चुका है वो राज्य, तो उसे पूर्ण साक्षर का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है, समझे बात को। ये मानक था। अब इस मानक के आधार पर ही जो 3 राज्य निकल कर आए हैं जिन्हें पूर्ण साक्षरता का दर्जा मिल चुका है, तो पहला है आपका मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा। तो आपको याद कैसे रखना है? महात्मा गांधी त्रिपुरा याद रखना है, ठीक है। क्या बना लेना है भाई? महात्मा गांधी त्रिपुरा आपको बना लेना है, एमजीटी। एमजीटी मतलब एम मतलब हो गया मिजोरम, जी फॉर गोवा, टी फॉर त्रिपुरा। तो ये 3 राज्य हैं जिनको साक्षरता, पूर्ण साक्षर का दर्जा दे दिया गया है। इसके बाद अगर यूटी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा भैया यूटी है जिसको पूर्ण साक्षरता का दर्जा दिया गया है, तो वो है आपका लद्दाख। कौन सा भाई? लद्दाख है जिसको पहला यूटी बना हुआ है, जिसको पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल हुआ है, ठीक। इतनी न्यूज महत्वपूर्ण थी इसमें, क्लियर।
अगला अगला जो न्यूज है वह है हमारा ऑपरेशन सिंदूर पर। देखो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में क्या था, कुछ डेट है इसकी महत्वपूर्ण याद रखना। पहली डेट है 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल की ही वह तिथि रहती है जहां पर पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया जाता है। अब इस पर रिटेलिएट करते हुए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। और ये ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया, 7 मई की आपकी रात रहती है, जहां पर हमने पाकिस्तान के जो पीओके क्षेत्र है, वहां पीओके जो क्षेत्र है वहां पर 5 अड्डे थे, आतंकी अड्डे थे, और जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है वो 4 अड्डे थे। ऐसे 9 क्षेत्र थे जिनको हमने टारगेट किया था, है ना, बहुत टारगेटेड अप्रोच के साथ में रिटेलिएट किया था, आतंकवादियों को निशाना बनाया था, ठीक है। तो ये 9 क्षेत्र थे जहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी, और वो तिथि थी 7 मई की रात की, ठीक है। अब बात आती है 22 अप्रैल का हमने जो बदला लिया था वो 7 मई। अब इसके बदले में पाकिस्तान के द्वारा कोई क्या ऑपरेशन चलाया गया था, तो बोले ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था बनियान करके नाम था। याद रखने का बढ़िया तरीका है कि पैंट शर्ट उतार दी थी पाकिस्तान की, बनियान बनियान बची थी, तो उसने ऑपरेशन बनियान चलाया था, ठीक है। तो एक तरीका देखो ये हो गया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बदले में ऑपरेशन बनियान चलाया, और यहाँ पर फिर बुरी तरीके से यहाँ पर हार का सामना, पराजित तो हो ही गया था, खत्म ही हो गया था, क्योंकि हमारा लॉस एकदम नहीं हुआ था ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान, और पाकिस्तान को बुरी तरीके से एयरबेसेस को भी नुकसान हुआ था, बाकी और भी सारी क्षतियां हुई थी, ठीक है। अब यहाँ बात आ रही है कि तिथियां महत्वपूर्ण हैं। पहली तिथि देखो 7 मई वाली, ये हमें याद रखनी है। 22 अप्रैल वाला पहलगांव जो अटैक हुआ था वो याद रखना है, और इसके अलावा जो पूरी न्यूज थी तो आप लोगों ने देखी ही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लेकर के। और हाँ, कुछ जैसे उपकरण रहे, अच्छा उपकरण बहुत चर्चा में रहे, उनके बारे में भी देख लेना, जैसे S-400 था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम था, ब्रह्मोस मिसाइल थी, ठीक है, हैमर था, क्रूज थी, सॉरी स्कैल्प थी, स्कैल्प जो क्रूज मिसाइल थी यूरोप से, है ना, ये तकनीक हमने कहां से ली है, ये क्रूज मिसाइल यूरोप से ली हुई है। हैमर आपका फ्रांस का है, ठीक। तो इनके देशों के नाम भी आप याद रखना, क्लियर। तो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अगर एक दो प्रश्न बनेगा तो इसी में से आपका बन जाएगा। अब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लेकर देखते हैं। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लेकर के यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा न्यूज ऐसी नहीं है कि महत्वपूर्ण हो पीटी के दृष्टिकोण से, खाली यह न्यूज देखो, सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप यहाँ पर डेटा संचालित उपकरणों में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सतत बनाने का लक्ष्य, सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केवल ये महत्वपूर्ण यहाँ से न्यूज थी। अब आपको यहाँ जानकारी क्या रखनी चाहिए, पंचायत के बारे में आपको ये पता रखना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, थोड़ा स्टैटिक भी यहाँ पर साथ साथ करते चला करो। 73वां संविधान संशोधन जब होता है तब वहां पर पंचायतों को या पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब आर्टिकल्स आपका 243 यानी कि भाग 9 के अंतर्गत आपका आर्टिकल्स भी पढ़ लेने हैं, 243 से 243 ओ तक के आपके आर्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इन आर्टिकल्स के अंतर्गत आपको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना है तो पॉलिटी में जाकर पढ़ लेना, लेकिन सही यही लगे हाथ आपको नगर पालिका से संदर्भ में, जो नगर पालिका है इस संदर्भ में आपको आर्टिकल्स बताने हैं कि 243 ओ से लेकर ओ के आगे से कहां तक आपके नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल्स आते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है, और भाग बताना है, पार्ट बताना है, संविधान संशोधन बताना है, तीनों चीजें बता देनी है। तो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से क्लियर होगा। साथ ही साथ अब पंचायतों से आएगा तो आपको क्या है भैया, समितियां याद आनी चाहिए। कौन सी समितियां याद आनी चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति याद आनी चाहिए, जिसने जो 3 टायर व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है लागू की, हमारे यहाँ पर वही व्यवस्था लागू है। फिर अशोक मेहता जिसने द्विस्तरीय की बात की थी, ठीक है। फिर तीसरा आगे आपको कौन सी याद आनी चाहिए, जीवी के राव आपको समिति याद आनी चाहिए, ठीक। फिर आपकी थुंगम समिति याद आनी चाहिए, याद है कि नहीं, ये सारी कमिटीज आपको याद आनी चाहिए। जब आप पंचायत के बारे में कुछ भी करंट से रिलेटेड न्यूज पढ़ो तो स्टैटिक आपका रिवाइज होते रहना चाहिए साथ के साथ में, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगला है उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। यहाँ महत्वपूर्ण केवल इतना है कि ये क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र को ले, केंद्र जो है कहाँ स्थापित हो रहा है, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हो रहा है, तो नई दिल्ली में हो रहा है, बस इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि क्वांटम वैली अगर पूछेगा आपसे तो क्वांटम वैली कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और अगर क्वांटम प्रौद्योगिकी यानी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में है। दोनों चीजें एकदम क्लियर रखना, ठीक है। अगर वहां जल्दबाजी में पढ़ने में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आसान से एकदम। फिर भाई स्टारलिंक को लेकर के, स्टारलिंक को लेकर के न्यूज ये है कि यह सैटेलाइट के आधार पर सेवा शुरू करने जा रहा है भारत के संदर्भ में, इसको मंजूरी दे दी गई है। अब सैटेलाइट आधारित आपको पता होगा कि अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ इसकी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, इसका पूरा पूरा जाल जो है सैटेलाइट्स का, किसका, स्टारलिंक का, तो ये मौजूद है, जिसके जरिए ही ये क्या करता है, कोई भी सुदूर क्षेत्र है वहां पर आप इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करा सकते हो, या युद्ध जैसी परिस्थितियों में आप इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हो, ठीक है। तो इस संदर्भ में ही आपका स्टारलिंक को भारत के संदर्भ में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और ये मंजूरी कब दी गई थी, 7 मई 2025 को। अब ये 7 मई वही तिथि है जब हमने ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू किया था, क्लियर। तो ऐसे भी ये याद रहेगा। आगे आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है हमारी, हाँ,
अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन। देखो भैया, भूतापी उत्पादन की यहाँ बात हो रही है, क्या मतलब है इसका? यहाँ मतलब है कि जो आपके गर्म जल स्रोत हैं, गर्म जल स्रोतों के आधार पर उसकी भाप या गर्म जल का प्रयोग करते हुए टरबाइन चला करके हम क्या कर सकते हैं? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। क्या ऐसे और भी गर्म जल स्रोत हैं? अब देखो यहाँ से भूगोल रिवाइज हो गया। कैसे? अभी तो न्यूज है कि पूर्वोत्तर का जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट, पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर भूतापी मतलब जियोथर्मल जो एनर्जी है इसको हम बनाएंगे यहाँ पर। वैसे तो भारत में कई सारे गर्म जल स्रोत हैं, जैसे आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो? मणिकरण पढ़ा है आपका? मणिकरण आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। एक और पढ़ा होगा ताता पानी, पढ़ा है? ताता पानी कहाँ पर भैया? छत्तीसगढ़ में मौजूद है। पुंगा घाटी कहाँ पर है भैया? लद्दाख में है। तो ये ऐसे गर्म जल स्रोत हैं जो भारत में मौजूद है, चूंकि पृथ्वी के भीतर ही आपका या तो कोई टेक्टोनिक घटना हो जाती है या फिर कोई रेडियो एक्टिव घटना हो रही होती है, जिसके चलते ही क्या होता है, वहां पर गर्म जल के स्रोत के रूप में वहां गर्म जल दिखाई देता है। ठीक है, अब गर्म जल निकलता है तो उसका प्रयोग ही, उसकी भाप आदि का प्रयोग करके हम टरबाइंस आदि चलाकर क्या कर सकते हैं? बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में यह न्यूज है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी पहला भूतापी उत्पादन शुरू हो गया है। और अगर पूछा जाए कहां हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी जो कामेंग जिला है इसके दिरांग में। ठीक है, चाहे दिरांग पूछ सकता है आपसे या फिर पश्चिमी कामेंग जिला पूछ सकता है, दोनों के लिए तैयार रहना एकदम। और ये न्यूज क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके साथ स्टैटिक क्या आपको तैयार रखना चाहिए वो भी समझ लो। भूगोल में भी देखो इससे स्टैटिक से जोड़कर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर अगली न्यूज है, भारतीय रेलवे पहले 9000 जो हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन कर दिया गया है। देखो भारत के पास अभी तक जो इंजन सबसे ताकतवर इंजन था मैक्सिमम 6000 हार्स पावर का था। अब बोले 6000 हार्स पावर का था, अगर हमें देखो, अगर हमें और ज्यादा हार्स पावर का इंजन बनाना होता था तो हम दो 6-6 हजार के जोड़ लेते थे 12 हार्स पावर, लेकिन अभी तक कोई एक इकलौता ऐसा नहीं था जो 9000 हार्स पावर का इंजन हो। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के दमोह से, कहां से? गुजरात के दमोह से 9000 हार्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन है, इसका उद्घाटन किया गया है। बस महत्वपूर्ण ये है आपका कि 9000 हार्स पावर का इंजन है और कहां से? गुजरात के दमोह से इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, फिर अगली न्यूज है भैया तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पॉलिसी को लेकर के। देखो अभी तक क्या किया गया है, अभी तक जो स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं। इसी संदर्भ में आपका तमिलनाडु भी आया है जिसने अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जारी किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु भी अब आपका कर्नाटक और गुजरात के साथ ही खड़ा हो गया है, जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहा है, रणनीति बना रहा है। बस इतना महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और यहाँ पर जो किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आकर्षित किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज दी जाएंगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट लाए जाएंगे। ये तो कोई पढ़ने की जरूरत, इतना महत्वपूर्ण नहीं है अपने लिए। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु से संबंधित न्यूज है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। अब उसके बाद अगली न्यूज है, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई एंकर अंकिता। ठीक, अब ये देखो अंकिता जो है कहाँ की है, ये एआई एंकर आपकी असम की है। अब बोले असम की जो एआई एंकर है इसका नाम है अंकिता, और ये आपकी भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज एंकर बन गई है, यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस में यह एंकरिंग करती हुई दिखाई देगी। नाम है अंकिता, ए फॉर अंकिता याद रखना और ए फॉर आपका असम याद रखना, ऐसे आपको याद भी बना रहेगा इसका नाम क्या है। क्लियर? और किस राज्य संबंधित है? असम से है। और नाम क्या है उसका? अंकिता है, ए फॉर अंकिता, ए फॉर असम। ठीक है, अब फिर भारत की अगली डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव पॉलिसी आई है। ध्रुव पॉलिसी क्या है? देखो डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? देखो डिजिटली आपका क्या होता है, डिजिटली आपका एक ऐसे नॉर्मली क्या होता है आपका पिन कोड होता है। अब पिन कोड क्या होता है आपका? डिस्ट्रिक्ट का कोड, सारे कोड्स वगैरह क्या होते हैं आपके, इसके बारे में हर एक लेटर से आपके कोड्स वगैरह की सारी जानकारी मिलती है, डिस्ट्रिक्ट की हो, सब डिस्ट्रिक्ट की हो या जितनी भी हो, आपके रीजन की जानकारी मिलती है पिन के माध्यम से। ठीक है, 6 डिजिट का जो पिन होता है। लेकिन अब यहाँ सरकार क्या करने जा रही है? ध्रुव पॉलिसी लेकर जा रही है। ध्रुव पॉलिसी लेकर आई, इसके संदर्भ में आपका जो डिजी पिन होगा ना, जो डिजी पिन अब 10 डिजिट का होगा और इसके माध्यम से आपके जो एड्रेस को है और ज्यादा सटीक बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी में आपका डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसी पॉलिसी का क्या नाम है? ध्रुव पॉलिसी नाम है। ठीक है, तो ध्रुव पॉलिसी आपको क्लियर हुआ और ध्रुव पॉलिसी क्या करने जा रही है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है आपकी, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित। अब देखो भैया ट्रांसशिपमेंट, पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। न्यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उस पोर्ट का नाम क्या है? उस पत्तन का नाम है विजिंगम। ठीक है, अब विजिंगम नाम है, विजिंगम बंदरगाह। अब ये ट्रांसशिपमेंट है तो इसकी खासियत क्या है? देखो इसकी खासियत यह है, अभी तक कोई भी अगर हम मान लीजिए इंपोर्ट करते थे किसी प्रोडक्ट का, किसी बाहरी देश से मंगाते थे, तो हमारे पास ऐसा कोई पोर्ट नहीं था कि जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट अपने यहाँ पर भारत में किसी पोर्ट पर मंगा सके। ठीक है, उसके लिए गहरा पोर्ट चाहिए होता है। तो अब उसके लिए ही आपका पहले सामान कहाँ जाता था, जो भी हमें इंपोर्ट करते थे, या तो सिंगापुर बंदरगाह पर जाता था या श्रीलंका में ही है आपका कोलंबो बंदरगाह। फिर वहां से हम उस प्रोडक्ट को हम अपने किसी भी पोर्ट पर मंगाते थे। ठीक है, ये समस्या थी। अब ऐसा कोई पोर्ट
कोलंबो जैसा या सिंगापुर जैसा कोई अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपका अगर डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका विझिंगम। विझिंगम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर इसीलिए बोला जाता है, देखो इसको बहुउद्देशीय बंदरगाह। ठीक, समझ में आया? अब इसकी लागत कितनी है? 8800 करोड़ रुपए इसकी लागत है। क्लियर? तो ये आपका विझिंगम कहाँ है? केरल में है, और केरल में होने के साथ साथ लागत इसकी 8800 करोड़ है। और इसकी क्या मुख्यता है ये भी समझ में आ गया होगा कि यह जो विझिंगम आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज पर आता है। तो देखो केरल में पोर्ट है, विझिंगम है, और किसकी देखरेख में विकसित किया गया है? ये आपका अडानी ग्रुप की देखरेख में विकसित किया गया है। क्लियर? तो अब अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज क्या है हमारी? हाँ, तो अब देखते हैं कि अगली है, तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। देखो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो आपका संरक्षण रिजर्व है, जो कंजर्वेटिव रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे आप नेशनल पार्क्स पढ़ते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ते हो, आपका जो इन सीटू आपका रिजर्वेशन है ना, जैसे जहां पर उनका प्राकृतिक आवास है, उस प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षण दिया जाए। तो जो नेशनल पार्क होता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं नियम कानून, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाता है। वैसे वाइल्ड लाइफ है थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं। अब वैसे ही जो संरक्षण रिजर्व होता है, संरक्षण रिजर्व का मतलब होता है, देखो जैसे वाइल्ड लाइफ है, अब वाइल्ड लाइफ के आसपास का जो बफर जोन होता है, एग्जांपल या टाइगर रिजर्व है, इसके आसपास का बफर जोन है, जहां पर वहां के वन्य जीवों के द्वारा उस क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उस क्षेत्र का यदि प्रयोग किया जा रहा है तो उसको भी रिजर्व जब कर दिया जाए, तो संरक्षित कर दिया जाए, तो वही आपका कहलाता है संरक्षण रिजर्व। और वहीं कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, अब लोगों से ये बोला जाता है कि भाई इस क्षेत्र का, जैसे कोई झील है मान लो, ठीक है, कोई किनारे तालाब है, उस तालाब के आसपास लोग भी रह रहे हैं, लेकिन उस तालाब का प्रयोग वहां की जो वन्य जीव है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो बोले इसको जो है आप लोग यहाँ रहिए आराम से, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसलिए इसको भी संरक्षित कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज को यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। तो आपकी होती है कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि वहां से आपका एक तरीके से उनकी सहमति के साथ जब रिजर्व किया जाता है उस क्षेत्र को, तो कम्युनिटी रिजर्व कहलाता है। क्लियर? तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व रहता है। अब हम यहाँ पर संरक्षण रिजर्व देख रहे हैं, और संरक्षण रिजर्व में न्यूज यह है कि जो कवाल बाघ गलियारा है, मतलब जो बाघ कॉरिडोर है, तो उस कॉरिडोर को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और कुमराम जो है किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। क्लियर? तो ये कुमराम भीम जो संरक्षण रिजर्व है कहां पर है? तेलंगाना में है, और तेलंगाना सरकार के द्वारा ही जो कॉरिडोर था आपका, बाघ कॉरिडोर था, उसको ही आपका संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये न्यूज है और महत्वपूर्ण न्यूज थी, इसलिए यहां समझ में आ गया होगा, स्टैटिक भी क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज है हमारी आइजोल रेल नेटवर्क को लेकर के। देखो भैया आइजोल रेल नेटवर्क क्या है, इसके पहले थोड़ा सा समझ लो कि भारत सरकार के द्वारा जो बैरागी सेरांग रेल लाइन है, बैरागी सेरांग क्या है? जो असम का यह क्षेत्र है ना, असम के क्षेत्र से आपका मिजोरम के क्षेत्र तक के लिए जो रेल लाइन परियोजना चालू की गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा था कि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं इन्हें भी रेल लाइन से जोड़ने के रूप में यह पहल चालू की गई थी। यह रेलवे लाइन चालू की, बहुत सारी गुफाएं, बहुत सारे पुल्स बने इसमें। तो यह जो रेल लाइन थी यह थी बैराबी सेरांग रेल लाइन। ठीक है, बैराबी सेरांग रेल लाइन के अंतर्गत ही 3 जो इसके पूर्व थी, जैसे असम की जो राजधानी है गुवाहाटी, और इसके अलावा और कौन सी? त्रिपुरा की राजधानी आपकी अगरतला, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर। तो असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और फिर त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी राजधानियां सारी इससे जोड़ी जाएंगी। कौन सी रेल लाइन से? बैराबी सेरांग रेल लाइन से। तो अभी न्यूज ये है कि 3 जो राजधानियां हैं, जैसे जो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की गुवाहाटी और त्रिपुरा की अगरतला, ये तीनों राजधानियां तो जोड़ी जा चुकी थी। अब चौथी राजधानी आइजोल भी आपकी इस रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी है। करंट की न्यूज यही है, इतनी महत्वपूर्ण है। बस आगे बढ़ते हैं, आगे अगली है न्यूज एशियाई शेरों को लेकर के, यानी कि जो एशियाई शेर हैं, एशियन लायन हैं, इनको लेकर जो जनगणना आई है आपकी, 16वीं जनगणना आई है। अब 16वीं जनगणना में न्यूज निकल कर यह आई है कि यहाँ एशियाई शेरों की जनसंख्या बढ़कर के अब 891 हो गई है। देखो एशियाई शेर का इकलौता ही राज्य है जहां पर ये सारे शेर मौजूद हैं। एशियाई शेर कहां पर है? गुजरात में है, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं। और इनकी संख्या याद करना बहुत आसान है, देखो इसमें मैथमेटिकल लगा लो कुछ ना कुछ लॉजिक। 8 1 9, ठीक है, 8 और 1 को जोड़ दो। कैसे भैया? 8 लिखा आपने, 1 लिखा और बीच में लिख दिया 9, ठीक है, और 8 1 को जोड़कर बीच में 9 लिख दिया। यही 891 क्या है? 891 एशियाई शेरों की संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा देखो ये फालतू के फैक्ट हैं, काम के हैं भी नहीं और इतने याद भी नहीं रखे जा सकते हैं। फिर है अगला बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित हो गया है। देखो अगर पूछा जाए टाइगर कैपिटल कौन है, तो टाइगर कैपिटल हो गया आपका, बाघ जो राजधानी है वो कौन है भैया? बाघ राजधानी आपकी है
मध्य प्रदेश। और यहीं अगर आपको घुमाने के लिए पूछ देगा तेंदुआ राजधानी, क्योंकि यहाँ आगे देखो अभी जो तेंदुआ राजधानी लेपर्ड कैपिटल के रूप में मध्य प्रदेश दिया हुआ है, जबकि आधिकारिक रूप से अब आपकी तेंदुआ राजधानी भारत की कौन हो चुकी है, बेंगलुरु हो चुकी है, ये याद रखना एकदम, ठीक है। बेंगलुरु आपकी ऑफिशियली जो है तेंदुआ राजधानी हो चुकी है। अब अगली न्यूज नौरा देही अभ्यारण्य से है। नौरा देही अभ्यारण्य क्यों चर्चा में रहा? चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा चर्चा में क्या रहा, जब चीता है ना, चीता हमारे यहाँ देखो तो है नहीं, हमारे यहाँ बाघ मिलता है। अब बोले चीता का कंजर्वेशन करने के लिए हमारे यहाँ पहले चीता लाया जाएगा। अब हमने चीता जो नामीबिया और ये अफ्रीका के क्षेत्रों से हमने चीता को अपने यहाँ पर यहाँ लेकर आए थे, है ना, प्रधानमंत्री जी की आपने फोटोज वगैरह भी देखी होंगी। तो चीता सबसे पहले कहाँ पर लेकर आए थे? मध्य प्रदेश का एक कूनो नेशनल पार्क था और गांधी सागर सेंचुरी था। तो दो जगहों पर हमने चीता का सफल प्रवास किया हुआ था। कहाँ कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में और गांधी सागर अभ्यारण्य में। अब तीसरा जो अभ्यारण्य चर्चा में है मध्य प्रदेश का, नौरा देही। अब नौरा देही कहां पर है? देखो भैया, नौरा देही दो डिस्ट्रिक्ट यहां पर लग जाते हैं, एक सागर डिस्ट्रिक्ट, एक दमोह डिस्ट्रिक्ट। तो यह जो इसका विस्तार है, यह सागर डिस्ट्रिक्ट और दमोह डिस्ट्रिक्ट में है, किसका? नौरा देही अभ्यारण्य का। और कुनो के बाद में और गांधी सागर के बाद में तीसरा यह अभ्यारण्य होने वाला है, जहां पर चीता का स्थायी आवास बनने जा रहा है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हो गया? न्यूज क्लियर हो गई? अब आगे चलते हैं अगला। तो चिली के जो राष्ट्रपति साहब हैं, ये भारत की यात्रा इन्होंने की थी। अब चिली के राष्ट्रपति साहब भारत की यात्रा पर आए थे। कोई बहुत वर्ष 50 वर्ष तो थे नहीं, या 25 वर्ष, ऐसे जब वर्ष होते हैं तो ज्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जरूरी है याद रखना, चिली के राष्ट्रपति महोदय का, हेड ऑफ स्टेट हो सकता है सीधा सीधा पूछ दे। तो चिली के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका नाम है गैब्रियल बोरिक फोंट। अब चिली को हमने चिल से याद किया था, और जो चिल रहता है एकदम वो बोर नहीं होता है कभी भी, बोर से बोरिक याद कर लेंगे, ठीक है। जो चिल रहता है वो बोर नहीं होता है, तो चिल से हमने बोरिक को याद कर लिया, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक फोंट, ठीक, इनका नाम है, चिली के जो राष्ट्रपति महोदय हैं। और कई सारे समझौते हुए, चाहे आपका सेपा समझौता हुआ हो, चाहे आपका जो आपका लिथियम उत्पादन को लेकर समझौता हुआ हो, क्योंकि लिथियम उत्पादन को लेकर के चिली आपका अग्रणी देश है, तो लिथियम को समझौता हो, चाहे कॉपर को लेकर समझौता हुआ हो, तो ये सब मीन्स में देखो प्रयोग करने के काम आते हैं, ठीक है, जो भी समझौते वगैरह होते हैं। अभी हमें चिली यहाँ पर पीटी के लिहाज से देखना है, तो चिली के हेड ऑफ स्टेट को हमने याद कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है दुबई के क्राउन को लेकर के। अब देखो भाई, दुबई के क्राउन को लेकर क्या है, दुबई के क्राउन महोदय भी आए हुए थे, शेख हमदान बिन मोहम्मद। तो इसमें भी हमें क्या नाम याद रखना है? इनका नाम याद रखना है, कंफ्यूज कर सकता है। तो ऐसे याद रखो, दुबई के जो शेख लोग होते हैं वो दान बहुत करते हैं कि नहीं करते हैं? दुबई के जो शेख होते हैं दान बहुत करते हैं, दान से याद हो गया हमदान। तो इनके नाम क्या है? शेख हमदान बिन मोहम्मद। और दुबई के शेख का क्या नाम हो गया? प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद। इनकी भारत यात्रा हुई थी, और भारत यात्रा के दौरान यहाँ भी समझौते हुए। इसमें महत्वपूर्ण समझौता क्या है? महत्वपूर्ण समझौता यह है कि भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि जो IIM अहमदाबाद है ना, इसका एक कैंपस कहां खुलने जा रहा है? दुबई में खुलने जा रहा है। पहली न्यूज क्या काम की आई कि दोनों के बीच समझौते हुए, आर्थिक और वाणिज्यिक समझौतों के साथ साथ भारत का जो IIM अहमदाबाद है, इसका जो एक कैंपस है दुबई में खुलेगा। क्लियर? जहां MBA वगैरह की पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा एक समझौता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि IIFT, ठीक है। IIFT का भी कैंपस दुबई के एक्सपो सिटी में खुलने जा रहा है, ठीक। दो आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट दिखाई दिए, एक IIM अहमदाबाद, जिसका कैंपस कहां खुलेगा? दुबई में खुलेगा। दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT का भी कैंपस कहां खुलेगा? दुबई में खुलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं केरल के कोच्चि और गुजरात के वाडियार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तीसरा समझौता क्या है कि केरल भारत में कहां पर? कोच्चि में, और गुजरात के वाडियार में, ठीक, वाडिनार में। तो यहाँ पर शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, दोनों की भी सहमति हुई है। साथ ही साथ दुबई में ही UAE इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना भी की जा रही है, ठीक है। समझ में आया? महत्वपूर्ण क्या है? हो सकता है IIM अहमदाबाद को लेकर पूछ दे कि इसका कैंपस कहां खुलने जा रहा है, तो दुबई में खुलने जा रहा है। फिर IIFT का भी कहां पर खुलने जा रहा है कैंपस? वह भी दुबई में। और दुबई में ही UAE इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की भी स्थापना होने जा रही है। साथ ही जो शिप रिपेयर क्लस्टर है, इसकी स्थापना भी आपका कोच्चि और गुजरात के वाडिनार में होने जा रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेपा वगैरह को लेकर। ये जो समझौते वगैरह है ना, समझौते वगैरह में इसमें लिखने काम आएंगे। ये फैक्चुअल वाली इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने यहाँ पर क्लियर कर ली यहाँ से। अब अमेरिका के JD वांस साहब भारत की यात्रा पर आए थे, कोई महत्वपूर्ण है नहीं क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति की भारत की यात्रा हुई। बस ये हुआ, महत्वपूर्ण ये था कि जिस टाइम ये भारत की यात्रा पर थे उसी टाइम पहलगांव अटैक हुआ था, क्योंकि 21 से 24 अप्रैल के तहत के समय ये भारत की यात्रा पर थे, और पहलगांव अटैक कब हुआ था? 22 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। अक्सर इसीलिए देखो न्यूज भी होती है कि जब भी कोई अमेरिकी कोई राष्ट्रपति या कोई भी अगर हेड ऑफ स्टेट है वहां का, या कोई प्रमुख व्यक्ति है भारत की यात्रा पर आता है, तभी आतंकी हमले को भी अंजाम दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे अगली न्यूज है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ रजिस्टर को लेकर के। देखो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ रजिस्टर है, यहाँ पर भारत की कौन सी आपकी प्रतियां हैं या पांडुलिपियां हैं जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में? तो दो आपकी हैं, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। यानी कि श्रीमद् भागवत गीता को और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है।
ये जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ देखो 74 नई पांडुलिपियां थी जिनको वैश्विक स्तर पर शामिल किया जा रहा था। अब इन 74 में से हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है केवल हमारी भारत की जो 2 शामिल की गई हैं। भारत की 2 कौन सी हैं? श्रीमद् भागवत गीता है और दूसरी कौन सी है भाई? भरत मुनि के द्वारा लिखी गई जो नाट्य शास्त्र है। क्लियर? अब टोटल भारत की हो चुकी हैं, याद रखना, पहले 12 थी प्लस 2 और हो गई हैं, 14 हो गई हैं जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है पांडुलिपियां। अब इन्हें शामिल क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया देखो विश्व को बताना होता है कि ऐसे दस्तावेज विरासत हैं सभी देशों के जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिनकी प्रमुखता, जिनकी भूमिका के बारे में, जिनके महत्व के बारे में आपको सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इस संदर्भ में ही इन्हें संरक्षण दिया जाता है, चाहे ऐतिहासिक संरक्षण, सांस्कृतिक, किसी रूप में आप देख लो, ये महत्वपूर्ण होती है पांडुलिपियां। क्लियर? कौन कौन सी 2 हैं ये याद रखना है, श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र। क्लियर? ठीक है। भारत की कितनी हो चुकी हैं? टोटल 14 हो चुकी हैं। अब भारत का आईजीआई दुनिया का नवा सबसे व्यस्त बंदर जो हवाई अड्डा बन चुका है। देखो भाई, ये जो हवाई अड्डा को लेकर के, बिजिएस्ट एयरपोर्ट को लेकर के जो रिपोर्ट आती है, इसमें हमेशा ही देखा होगा कि अटलांटा जो एयरपोर्ट है ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जाना आता है। अमेरिका का जो एयरपोर्ट है अटलांटा, यही सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्थान रहा है, वो दूसरा स्थान किसका है भाई? दूसरा है आपका डल्लास फोर्ट का। डल्लास फोर्ट तीसरा है, सॉरी। इसके पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह दूसरा सबसे बिजिएस्ट है, और तीसरा जो है डल्लास फोर्ट है, वह भी अमेरिका का है। तो पहला सबसे बिजिएस्ट आपका अटलांटा हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। तीसरा आपका डल्लास हो गया। ठीक। अब यहाँ बात है कि भारत के बारे में, भारत का कौन सा है? इंदिरा गांधी वाला जो नई दिल्ली का एयरपोर्ट है। तो भारत का जो नई दिल्ली एयरपोर्ट है ये नवा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। क्लियर? तो नवा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भारत का हो गया, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया आईजीआई आपका। और इसके अलावा जो टॉप 3 हैं आपके, अटलांटा, दुबई और डल्लास। ठीक है, जिसमें पहला आपका अमेरिका का है अटलांटा, दूसरा दुबई का है, तीसरा आपका कहाँ का है? वो भी डल्लास भी अमेरिका का है। ठीक, यह न्यूज इतनी महत्वपूर्ण है। अब आगे आते हैं, 5 विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस भारत में खोले जा रहे हैं। ठीक है, 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के संदर्भ में यहाँ जानकारी कितनी जरूरी है, देखो समझो। जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, बोला जाता है कि जो विदेशी शिक्षा है, यानी कि विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इनके जो परिसर हैं, यह भी भारत में बनने चाहिए, ताकि भारत और इनके बीच में शिक्षा का आदान प्रदान हो सके। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग और डिकन जो यूनिवर्सिटी है, इनके परिसर गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, जो गिफ्ट सिटी है। साथ ही साथ जो आपकी ब्रिटेन की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी है, इसका जो मुख्यालय परिसर है ये गुरुग्राम में मौजूद है। ठीक है, ये पहले से ही मौजूद है। अभी न्यूज ये है कि 5 और यूनिवर्सिटीज हैं, विदेशी यूनिवर्सिटीज, जिनके परिसर भारत में बनाए जाने की या स्थापित खोलने की योजना बनाई जा रही, स्वीकृति दे दी गई है। जिसमें कौन कौन सी हैं? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है शिकागो की, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके की है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट यूरोपियो डी डिजाइन जो है आपकी इटली की है। अब ये पांचों याद रखनी जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है पहली वाली, जो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका बेस्ड है, क्योंकि अमेरिका की ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना परिसर बनाने जा रही है। एक तो ये महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण कौन सी है? दूसरी महत्वपूर्ण है भैया ये विक्टोरिया वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी का एग्जाम दे रहे हैं और इसने अपने परिसर के रूप में किस क्षेत्र का चुनाव किया है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा को चुना हुआ, यानी कि अपना जो कैंपस बनाने जा रही है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में। कौन सी यूनिवर्सिटी? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 नए विश्वविद्यालय हैं जो अपना कैंपस भारत में बनाने जा रहे हैं, अपना परिसर भारत में खोलने जा रहे हैं। ठीक है, उन 5 में से भी जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने अपना जो परिसर है या कैंपस है वो बनाने के लिए जिस स्थान को चुना हुआ है वो उत्तर प्रदेश का है, आपका ग्रेटर नोएडा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, अगली न्यूज है 103 अमृत भारत स्टेशन को लेकर के। देखो समझो, यहाँ पर जो अमृत भारत स्टेशन को लेकर के भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था? भारत सरकार के द्वारा ये पहल देखिए 2023 से आई है, और यहाँ बोला गया था हम 1309, कितने? 1309 टोटल जो हमारे राष्ट्र है, राष्ट्र के 1309 टारगेट रखे गए कि हम इतने रेलवे स्टेशन को चुनेंगे और यहाँ बेहतर फैसिलिटीज देंगे। फैसिलिटीज के स्तर पर देखो स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा, यहाँ नागरिकों को या जो भी यहाँ यातायात के संदर्भ में असुविधाएं आती हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो दिक्कतें होती हैं स्टेशन पर, वो सारी समस्याओं का निदान खोजा जाएगा और इस रूप में इन अमृत भारत स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। तो बोले कितने टारगेट थे? 1309 थे। और अभी की न्यूज ये है कि 103 जो है अमृत भारत स्टेशन का प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के देशनोक से उद्घाटन कर दिया गया है। अब 103 कैसे याद रख सकते हो? 1309 टारगेट था और 130 को ही थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो जीरो आगे पीछे, तो 103 यहाँ याद आ जाएगा, याद रहेगा कि कितने हैं भाई? 103 अमृत भारत स्टेशन है। और 103 अमृत भारत स्टेशन के बारे में इनका जो उद्घाटन है कहाँ से किया गया है?
देखो राजस्थान का भी एक देशनोक है आपका अमृत भारत स्टेशन, यहीं से इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगर अगला प्रश्न पूछ दे कि सबसे ज्यादा 103 में से किस राज्य के अमृत भारत स्टेशन है, तो उत्तर प्रदेश के ही हैं अपने। उत्तर प्रदेश के कितने हैं? 19 हैं अमृत भारत स्टेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, फिर गुजरात के हैं, ठीक, दो याद रखना। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक हैं, फिर गुजरात के हैं, और राजस्थान के भी देखो 8 हैं, उसी में से आपका 8 में से एक है आपका देशनोक अमृत भारत स्टेशन, जहां से इसका उद्घाटन किया गया है, जो 103 अमृत भारत स्टेशन है। क्लियर। अगली न्यूज देखें। अगली न्यूज है हमारी, पुदुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधान। अब नेवा तो पता ही होगा, नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से सारी की सारी जो भी विधान संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब डिजिटल रूप में की जाएंगी, जैसे पेपरलेस कोशिश की जाएगी बनाने की। इस संदर्भ में ही अगर अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि 29वां विधानमंडल ऐसा हो गया पुदुचेरी का, और पहला अगर पूछा जाए तो नागालैंड का रहा है, जिसने नेवा लागू करने वाली पहली विधानसभा कौन सी थी? नागालैंड की थी। और अगर अभी लेटेस्ट कौन सी 29वीं है, कौन सी है? पुदुचेरी है। बस दो न्यूज है महत्वपूर्ण, ठीक है। अब आगे आते हैं दीव पर। दीव क्या हुआ? दीव क्यों चर्चा में है? दीव इसलिए है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया, यानी कि दीव ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अपने यहाँ पर सारी जो भी फैसिलिटीज हैं, सारी फैसिलिटीज को सौर ऊर्जा के माध्यम से, यानी कि जो भी विद्युत ऊर्जा है वो उत्पादन कैसे करेगा? सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी पूर्ति करेगा। अब इसमें यहाँ बात हो रही है जिले की, ध्यान से सुनना। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला अगर पूछा जाए तो आपको दीव बताना है। लेकिन वहीं इसके साथ अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन सा रहा पीछे, तो सांची आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यही एक तीसरा क्वेश्चन देखो पूछ रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देना है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर संचालित गांव कौन सा रहा था, ठीक है। अब इतना हिंट दे रहा हूं, गुजरात का गांव है, आपको बताना है कि कौन सा गांव। हमने पढ़ा था, न्यूज में रहा था कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित ही वो गांव था। तो अभी क्या है? दीव है, ये हमने पढ़ लिया डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। शहर हमने देख लिया मध्य प्रदेश का सांची, और हमें गांव जो है कमेंट सेक्शन में आप बता दो कि भैया कौन सा गांव है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित है, यानी कि सारी जरूरतें उस गांव की सौर ऊर्जा से ही पूरी होंगी, किसी भी तरीके का आपका वहां पर नॉन फॉसिल फ्यूल नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सॉरी फॉसिल फ्यूल नहीं दिखाई देगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो डीआरडीओ ने 10 उद्योगों की 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को लेकर के समझौता किया है। कोई खास नहीं है ना, यहाँ से कोई प्रश्न बनने वाला है, ठीक। अगली न्यूज देखते हैं जो महत्वपूर्ण है अपने लिहाज से, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार को लेकर के है। देखो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार को लेकर के यह है कि अपने यहाँ पर प्रशासन के स्तर पर, यानी कि गवर्नेंस के स्तर पर किसने यहाँ पर ई तकनीक का प्रयोग किया है, ठीक है। अब ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किसने अपने यहाँ पर बेहतर तरीके से कार्य किया है, तो उसी संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा ही यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। और उस पुरस्कार के संदर्भ में देखो स्वर्ण पुरस्कार भी दिया जाता है, रजत पुरस्कार, जूरी पुरस्कार दिया जाता है। अब यह पहली बात तो पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, जो आपकी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है, ये कहां पर आयोजन हुआ इसका, तो राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। पहला सवाल जो पूछा जाएगा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सीधा क्वेश्चन बनाया जाएगा कि भैया जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो बताना है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ है। इसके बाद अगला सवाल जो हो सकता है महत्वपूर्ण कि यहाँ पर स्वर्ण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो रोहड़ी जो ग्राम पंचायत है ये महाराष्ट्र में आपका जो धुले जिला है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रोहड़ी जो ग्राम पंचायत है इसको स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। ये महत्वपूर्ण। बाकी रजत और जूरी पूछा जा सकता है, देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण देखो एक तो स्वर्ण वाला जरूर याद रखना है, साथ ही जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है इसका कहां पर आयोजन हुआ है ये जरूर याद रखना है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के जो झुडपी जंगल भूमि है इसको सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित, क्योंकि बहुत डिस्प्यूट था इसको लेकर के, जो झुडपी जंगल भूमि है ना इसको लेकर बहुत डिस्प्यूट था यहाँ, क्योंकि बहुत सारे आपको समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कार्य भी किए जा रहे थे, ठीक है, जिसके चलते यहाँ की जंगल भूमि है इसको नुकसान हो रहा था, हानि हो रही थी, जिसके चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई ये वन भूमि है तो यहाँ पर कोई भी वैसा कार्य नहीं किया जाएगा जो यहाँ के वन जीवों को या वनस्पतियों को बाधित करेगा, ठीक है। 86,000 हेक्टेयर की यह जो झुडपी भूमि है इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो सारे प्रतिबंध यहाँ पर लग जाएंगे जो भी आपके अर्बनाइजेशन संबंधित यहाँ पर कार्य करने किए जा रहे थे, क्लियर। जो भी प्रोजेक्ट थे यहाँ पर सब रुक जाएंगे, कि ये हो गई अपने आप में वन भूमि। अब अगली न्यूज है भाई अंगोला के राष्ट्रपति को लेकर के, ठीक। अब अंगोला के राष्ट्रपति की भारत के संदर्भ में यात्रा हुई है, ठीक है। अब इसको देखो याद रखने का क्या तरीका है, वैसे तो देखो अंगोला और ये भारत अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं, और बहुत सारे समझौते हुए, चाहे कृषि के संदर्भ में हो चाहे आयुर्वेद के संदर्भ में हो, ये सारे समझौते हुए अंगोला के राष्ट्रपति के साथ जब वो भारत की यात्रा पर आए। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अंगोला के राष्ट्रपति का हेड ऑफ स्टेट का नाम याद रखना जरूरी है, तो अंगोला हमने बनाया गोला, और बोले भाई जो भी आओ इस मैन, जो भी
जो भी आओ जो भी आएगा मैन इसमें वही अंगोला का राष्ट्रपति। तो जो आओ मैन, क्या नाम है उनका, जो आओ मैनुअल, ठीक, उनका नाम ही है, तो यहाँ दिया हुआ है जो आओ मैनुअल। तो एक गोला बना के याद रखना, अंगोला से क्या है, एक गोला बना के याद रखना, जो आएगा मैन इसमें वही इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। तो जो आओ मैन क्या है, जो आओ मैन से जो आओ मैनुअल हमें याद हो गया, इसके कौन है भाई, राष्ट्रपति हैं अंगोला के, ठीक है। अगली न्यूज क्या है भाई, अगली न्यूज आपकी कोझिकोड को लेकर के है। कोझिकोड क्या है, डब्ल्यूएचओ का जो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क होता है। वैश्विक आयु अनुकूल क्या होता है, इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह जो नेटवर्क निकाला जाता है कि यह ऐसा शहर है जो अपने यहाँ की सभी प्रकार की आयु के लिए, यानी कि चाहे 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का हो, सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही अनुकूल स्थिति रहती है। इस संदर्भ में अगर इस नेटवर्क के अंतर्गत जो पैरामीटर है उस पैरामीटर पर कार्य कर रहा है, सटीक बैठ रहा है, तो उसे डब्ल्यूएचओ के इस नेटवर्क में उस शहर को शामिल कर लिया जाता है। तो इस शहर इसमें कोझिकोड जो है दूसरा आपका शहर बना हुआ है जो इसमें शामिल हुआ है। इसके पहले कोच्चि जो है इस नेटवर्क में भारत का पहला शहर है जो शामिल किया जा चुका है। तो कोच्चि के बाद जो दूसरा शहर शामिल हुआ है कोझिकोड हुआ। कोझिकोड को पीछे पढ़ा होगा, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में भी इसको, जो पीछे घोषणा की गई थी ना, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में पढ़ा था। तो वहां आपको यहाँ भी कनेक्ट करना है कि डब्ल्यूएचओ के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में भी इसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है, डाल दिया गया है। किसके बाद, कोच्चि के बाद में। अब उसके बाद में उड़ीसा सरकार के द्वारा शहरी विकास के लिए अंकुर इनिशिएटिव। यहाँ सीधा प्रश्न बनेगा, जो अंकुर इनिशिएटिव है ना, अंकुर का फुल फॉर्म क्या है, अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म, यानी कि जो शहरीकरण का दौर बढ़ रहा है, अब शहरीकरण के संदर्भ में उसका प्रभाव उड़ीसा पर भी पड़ेगा। तो बोले उड़ीसा के संदर्भ में ही सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव चालू किया गया है इसका नाम ही है अंकुर। अब उड़ीसा का हम उड़ने से बनाते हैं, बोले भाई अंकुर, अंकुर से कैसे याद रखना है, अंकुरित, अंकुर से अंकुरित याद रख लो यार, अंकुरित भोजन करते हो कि नहीं। तो बोले अगर उड़ना चाहते हो शहर में, ठीक है, अच्छे से लोगों से आगे उड़ना चाहते हो, ठीक है, तो अंकुरित भोजन करना शुरू करो। तो अंकुर से आपको उड़ीसा से उड़ना याद आ जाएगा। तो अंकुर जो पहल है आपकी उड़ीसा सरकार के द्वारा, राज्य सीधा पूछेगा कि अंकुर इनिशिएटिव किस राज्य के द्वारा, तो आपको उड़ीसा सरकार बताना है, उड़ीसा राज्य के द्वारा यह पहल चालू की गई है, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र का आईएनएस गुलदार। देखो भैया, आईएनएस जो गुलदार है, यह आईएनएस गुलदार बेसिकली क्या किया जाएगा, इसको जो है जलमग्न किया जाएगा। जलमग्न करने के बाद में इसको भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा, ताकि एक तो यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ इसके आसपास जो है आर्टिफिशियल कोरल रीफ को विकसित किया जाएगा, ताकि बहुत सुंदर दिख सके। जैसे समुद्र में आपका आईएनएस जो गुलदार है इसको जलमग्न किया जाएगा और यही इसको विकसित किया जाएगा अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में। और अंडर वाटर म्यूजियम के साथ साथ यहाँ पर जो कोरल्स है ना, आर्टिफिशियल कोरल्स का विकास किया जाएगा, ताकि यह बहुत ही बेहतर सुंदर दिख सके। तभी यहाँ पर टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये है आपका महाराष्ट्र में, कहां पर आईएनएस गुलदार को किया जाएगा अंडर वाटर म्यूजियम का विकास, तो आईएनएस गुलदार का महाराष्ट्र में किया जाएगा। और यही आर्टिफिशियल कोरल रीफ का भी विकास किया जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अगली न्यूज है, चीन में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र विकसित किया जा रहा है। और कृषि के संदर्भ में देखो यहाँ न्यूज बस इतनी है कि कृषि के क्षेत्र में जो ड्रोन्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है और उसका विकास किया जाएगा स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। किसके द्वारा, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। अब देखो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है और विकसित किए जाएंगे। इस संदर्भ में देखो प्रधानमंत्री जो इस संदर्भ में जो यहाँ ग्रामीण विकास मंत्री थे कमलेश पासवान, इन्होंने बताया कि 300 जो है आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ लोगों के लिए ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, ट्रेन द ट्रेनर, मतलब जो ड्रोन्स विकसित किए जा रहे हैं इसको लेकर प्रशिक्षण भी तो देना जरूरी है, तभी तो उसका प्रयोग कर पाओगे। और इसके बेहतर प्रयोग के लिए या इसके बेहतर इसमें ट्रेनिंग देने के लिए या इनोवेशंस के लिए आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गए या ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम हो गया, ये भी शुरू कर दिए गए हैं। और गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा ही आपका कृषि ड्रोन, जो पहला कृषि, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना की जा रही है। और जानकारी ये जरूरी है कि ये पहला स्वदेशी जो केंद्र, जो कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र है, कहां इसकी स्थापना उद्घाटन हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। और तमिलनाडु में और भी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेपण, देखो दूसरा जो है प्रक्षेपण केंद्र भी बनाया जा रहा है श्रीहरिकोटा के साथ साथ, ठीक है, तमिलनाडु में ही, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है आपकी राजस्थान के खीचन और मेणार रामसर भूमि आर्द्र भूमि, इसको घोषित किया गया। देखो अभी रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं, अभी रामसर साइट्स अगर देखी जाए 89+2, ठीक है, ये दो अगर साइट्स और ले ली जाए, ये वेटलैंड्स खीचन और मेणार, ये राजस्थान की दो वेटलैंड साइट्स हैं, खीचन और मेणार, ठीक है। अब मेणार के साथ साथ अब भारत की कितनी वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं, टोटल 91 साइट्स हो चुकी हैं। इसके पहले और आपने जनवरी में पढ़ी होगी पीछे न्यूज जाकर के, कि ये तो आपकी न्यूज कब की है, ये तो आपकी जून की न्यूज है। अब जनवरी में 4 साइट हुई थी तो आपकी 89 हुई थी, 89 से 2 और बढ़ चुकी हैं। अभी लेटेस्ट एकदम वर्तमान में देखा जाए जून तक आपकी 91 वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं। 91 में 2 कौन सी जुड़ी हैं, राजस्थान की खीचन और मेणार जुड़ी है। ये तो हो गई करंट की न्यूज। इसके साथ स्टैटिक में भी आपको पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ भाई, 1971 में आपका रामसर कन्वेंशन होता है, ईरान में जगह है रामसर, वहीं पर बैठते हैं कि जो आर्द्र भूमियां हैं
इनमें जैव विविधता को लेकर के पोटेंशियल बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। अब इसके संरक्षण के लिए हमें इन आर्द्र भूमियों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसको लेकर समझौता हुआ 1971 में, 1975 में लागू हो गया। लेकिन भारत पूछा जाता है, यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत यहाँ पर कब शामिल होता है, तो 1 फरवरी 1982 में। याद रखियो तारीख क्या है, 1 फरवरी है, 2 फरवरी मत लगाना, क्योंकि हम वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को बनाते हैं। लेकिन यहाँ तारीख 1 फरवरी है जब भारत ने साइन किया। भारत यहाँ शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को। ये महत्वपूर्ण ईयर है, वर्ष है, तो ये भी याद रखना है। और इस आधार पर देखा जाए अब भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं, 91 हो चुकी हैं। अब आ गए हम करंट पर, और करंट पर 91 के साथ साथ लेटेस्ट कौन सी है, राजस्थान की खींचन है और मेनार है आपकी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, नेशनल वाली न्यूज को यही करते हैं ना, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। तो अब आप बताना भाई बढ़िया है कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया। कोशिश की है कि चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर याद भी हो जाए, बचा हुआ हम और कंप्लीट कर लेंगे कल। तो राष्ट्रीय 2 पार्ट में हो जाएगा, फिर अंतरराष्ट्रीय ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा है थोड़ा सा, और ज्यादा के साथ साथ चीजें डाइजेस्ट भी होनी चाहिए ना, कम से कम, की करते ही चले जा रहे हैं, है ना। कम से कम ये बताना है, इसके बाद रिस्पांस आप दोगे, उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।